नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम समाकलित वेग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है समाकलित वेग समीकरण। सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। लेकिन अवकलन वेग समीकरण में हम अभिक्रिया के वेग को ताक्षणिक वेग के रूप में लेते हैं। जैसा कि हमें पता है, ताक्षणिक वेग का निर्धारण करना आसान नहीं होता है, क्योंकि ताक्षणिक वेग सांद्रता समय के ग्राफ पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल पर निर्भर करता है। क्योंकि ताक्षणिक वेग सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल पर निर्भर करता है, इसीलिए इसका निर्धारण करना आसान नहीं होता है। तो क्योंकि ताक्षणिक वेग का निर्धारण आसान नहीं होता है, इसीलिए वेग नियम का निर्धारण भी आसानी से नहीं होता। कुल मिलाकर ताक्षणिक वेग के आधार पर अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण आसान नहीं होता है। हम वेग समीकरण को समाकलन करके समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। फिर दिए गए आंकड़ों के आधार पर हम अभिक्रिया के वेग या वेग स्थिरांक, सांद्रता व समय के मध्य संबंध व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो देखो, पहली चीज क्या है, सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण अवकलन अवकलन भी बोलते हैं, अवकल भी बोलते हैं, अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। अभी हम बात करेंगे, लेकिन अवकलन वेग समीकरण में हम अभिक्रिया के वेग को ताक्षणिक वेग के रूप में लेते हैं। तो देखो, ताक्षणिक वेग का निर्धारण आसान नहीं होने के कारण वेग नियम ज्ञात करना आसान बोल सकते हैं, सरल बोल सकते हैं, सरल नहीं होता। ताक्षणिक वेग का निर्धारण आसान क्यों नहीं होता है? क्योंकि ताक्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए हम सांद्रता समय के ग्राफ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा के ढाल द्वारा हम ताक्षणिक वेग का निर्धारण करते हैं, इसलिए ये इजी नहीं है। तो अच्छा तरीका यह है कि हम वेग समीकरण को समाकलन करके समाकलित वेग समीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं और समाकलित वेग समीकरण द्वारा हम वेग स्थिरांक, सांद्रता के समय के मध्य संबंध उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप काम आसान हो गए। तो वह समीकरण जो समय, सांद्रता व वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट
के मध्य संबंध बताता है। कौन सा समीकरण कहलाएगा? समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। तो ये आगे हम इस पॉइंट पर कि समाकलित वेग समीकरण होता क्या है। समाकलित वेग समीकरण में हम शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण व प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। इस लेक्चर में हम शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें ले रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। देखो कोटि शून्य है, इसका मतलब इसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, या वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखो हम सपोज कर रहे हैं एक रिएक्शन है जिसमें जिसमें आर रिएक्टेंट अभिक्रिया करके प्रोडक्ट पी दे रहा है। यहां पर आर फॉर रिएक्टेंट अभिकारक और पी फॉर प्रोडक्ट उत्पाद। यदि हम इसका वेग व्यंजक या वेग नियम लिखें तो देखो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन dr बटा परिवर्तन में लगा समय dt, चिन्ह आएगा माइनस। ये क्या है? ताक्षणिक वेग है, तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता बड़ा ब्रैकेट, उसमें हमने लिख दिया r, बड़ा ब्रैकेट बता रहा है सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारकों की सांद्रता और इसकी कौन सी घात के समानुपाती होगा? शून्य घात के समानुपाती होगा। यदि हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो देखो माइनस dr बटा dt इक्वल टू, जैसे ही समानुपाती का निशान हटाएंगे एक स्थिरांक आएगा k। और अगर चलो मैं लिख देता हूं सांद्रता r की घात शून्य, अगर किसी भी आधार की घात शून्य होती है तो उसका मान होता है a। ये जो समीकरण है इसको नाम देने वाले एक नंबर समीकरण, ये है अपना अवकल वेग समीकरण। और यहां पर जो हमने वेग लिया है ये कौन सा वेग है? ताक्षणिक वेग। अब इस समीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं, तो इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे ये देखो हो जाएगा माइनस dr बटा dt बराबर k, यही होगा। चलो इसको खाली ये कर देते हैं, इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, dt को इस तरफ ले आऊंगा तो क्या बनेगा माइनस dr बराबर k गुणा dt। ये समीकरण हो गया। अब हम
अवकलन समीकरण को समाकलित करके समाकलित वेग समीकरण में बदलेंगे तो इस समीकरण का समाकलन करने पर, तो ये है डी आर, समाकलन का निशान लगा देते हैं, माइनस बराबर समाकलन किसका, के डी टी का समाकलन। अब देखो डी आर का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आर, चिन्ह आगे माइनस का, बराबर के है स्थिरांक और डी टी का हो जाएगा टी, और प्लस आ जाएगा समाकलन स्थिरांक सी। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। यहां पर सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक अवस्था लागू करनी पड़ेगी। तो प्रारंभिक अवस्था क्या है, यदि आर, ये आर क्या है, अभिकारक की समय टी पर सांद्रता, तो प्रारंभिक अवस्था लागू करेंगे तो आर हो जाएगा आर जीरो, यानी अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, और जब अभिक्रिया शुरू होती है तो टी बराबर कितना होता है, जीरो। अब यदि हटा देते हैं तो हमने समाकलन सी का मान ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक अवस्था लागू कर दी। अभिकारक की सांद्रता पर जो टी समय पर सांद्रता है आर, उसको हमने ले लिया अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता आर जीरो, और जब अभिक्रिया शुरू होती है तो समय होता है जीरो। अब देखो इसकी जगह मैं लिख दूंगा आर की जगह आर जीरो, तो माइनस आर जीरो बराबर के गुणा टी है जीरो प्लस सी, यानी आपने सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी बराबर हो गया ये के गुणा जीरो जीरो, तो सी बराबर हो गया माइनस आर जीरो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में सी का मान रख देंगे, सी का मान रखने पर सी का मान रखो, ये है समीकरण नंबर 2, माइनस आर बराबर के टी, सी का मान कितना है माइनस आर जीरो, माइनस आर जीरो। अब देखो इसको आगे बढ़ाएंगे तो अपने क्या हो जाएगा, आर जीरो को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस का आर जीरो, माइनस ऑलरेडी है माइनस का आर इक्वल टू के गुणा टी, हमें क्या चाहिए, तो के बराबर हो जाएगा ऊपर तो है आर जीरो माइनस आर और टी चला जाएगा इसके बटा। यह है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो ये हो गया समाकलित वेग समीकरण। यहां पर के क्या है, वेग स्थिरांक, टी समय, आर जीरो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और आर है समय टी पर अभिकारक की सांद्रता। इसकी जगह कई बुक वाले ऐसा भी मानते हैं के बराबर एक्स अपॉन टी, तो एक्स की वैल्यू किससे बराबर है, आर जीरो माइनस आर के बराबर। अब देखो यदि हम ग्राफ खींचे, इस समीकरण को मैं लेके आता हूं नीचे वापस, ग्राफ है आर व टी के मध्य ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं, खींच लो आराम से। देखो इसको लेके आता नीचे, माइनस आर बराबर के टी माइनस आर जीरो। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें समीकरण होनी चाहिए y बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी x और y में से एक राशि ऐसी होनी चाहिए जो बराबर के उस तरफ अकेली हो, बाकी दोनों एक तरफ हो सकते हैं। तो देखो अपने ये माइनस आर है के टी माइनस आर जीरो, तो इसको पूरे को अगर माइनस से गुणा करें तो ये हो जाएगा आर बराबर आर जीरो हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा के टी। तो अपने ये समीकरण हो गया, ये अपना y है
ये x है, x के साथ जो है वो n है, और ये क्या है c। अब ये y है, ये x है, लेकिन x का आगे क्या है नेगेटिव, इसीलिए ग्राफ घटता हुआ आएगा। x के साथ जो m है, ये m क्या होता है, m फॉर स्लोप अभिक्रिया का ढाल, c फॉर इंटरसेप्ट अभिक्रिया का सॉरी ग्राफ का अंत्यखंड। तो x के साथ जो m है ये ग्राफ का ढाल बताएगा, और जो उसके माइनस प्लस में साथ में है ये क्या बताएगा, अंत्यखंड। तो देखो ग्राफ खींचते हैं, इस पर हमने लिया समय t, इस पर हमने लिया x और y के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ आएगा घटता हुआ ऐसे, क्योंकि y बराबर माइनस एक्स है, ग्राफ घटता हुआ आएगा, और ग्राफ का जो ढाल है स्लोप ये होगा माइनस के, और जहां ग्राफ कट करेगा ये होगा अंत्यखंड, और ये किसके बराबर है, r0 के बराबर। तो यदि हम शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से r और t के मध्य ग्राफ खींचे तो ग्राफ का ढाल माइनस के बराबर होगा, और अंत्यखंड r0 के बराबर होगा, ग्राफ हमें घटता हुआ प्राप्त होगा। अब हम ये तो हमने बात की शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की। अब हम शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से इसका अर्धायुकाल ज्ञात करेंगे। बहुत थोड़ा रीस करते हैं। देखो हम ले रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, तो हेडिंग लगा लेते हैं अर्धायुकाल हाफ टाइम पीरियड, और अर्धायुकाल को प्रदर्शित किया जाता है टी हाफ से। देखो नाम से पता चल रहा है आधा आयुकाल वह समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो वह समय जिसमें जिस पर अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, अर्ध आयुकाल। देखो हम शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ये है k बराबर r0 माइनस r बटा टी। तो यदि हम इसको t के फॉर्म में ले आए तो t बराबर क्या हो जाएगा, r0 माइनस r, t ऊपर चला जाएगा तो क्या कहां जाएगा, नीचे अपॉन के। तो यदि t की जगह हम क्या लिख देंगे, टी हाफ, और r की जगह क्या रख देंगे, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। यानी जो t समय पर सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की यदि आधी रह जाए तो वही क्या कहलाएगा, ये लिखा है ना, वे समय जिस पर अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए वही क्या कहलाएगा, अर्धायुकाल। तो देखो वैल्यू रखेंगे तो t की जगह हो जाएगा t/2, ये r0 माइनस r की जगह रखेंगे r0/2, और नीचे क्या है k। ये पूरा r0 है, इसमें माइनस का आधा r0/2 का मतलब है आधा निकाल रहे हैं, तो पूरे में से आधा निकालेंगे, आधा रहेगा, तो ये हो जाएगा अपना t हाफ बराबर, ये बच गया r0/2, और उसकी गुणा में क्या है k। ये
शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का फॉर्मूला है और इसमें R0 मेंशन है और R0 क्या है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। तो ये समीकरण हमें ये बताता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये सही निकल गया। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से ये स्पष्ट कीजिए कि इसका अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये हमने रिजल्ट निकाल लिया और इससे ये स्पष्ट हो गया। तो अपने यहाँ इस वीडियो में हमने शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु काल के बारे में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण व अर्धायु काल के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।